नमस्कार, मैं अमित सक्सेना, सामाजिक कार्यकर्ता एटा से। और लगभग पिछले 15 वर्षों से मैं समाज में अपना छोटा मोटा योगदान देता आ रहा हूँ। अभी कुछ समय पहले एक विचार मेरे दिमाग में आया कि आज मैं जब समाज में निकलता हूँ, छात्रों से मिलता हूँ, युवाओं से मिलता हूँ, बुजुर्गों से मिलता हूँ, तो मैं एक चीज़ महसूस करता हूँ कि आज लोग डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं और वो एकांकी जीवन जीने पे मजबूर हो गए हैं। और छात्रों की अगर हम बात करें, युवाओं की बात करें, तो उन्होंने अपने जीवन को इतना संक्षिप्त कर लिया है कि अगर वो हाई स्कूल में अच्छे नंबर ना ला पाएँ, इंटर में ना ला पाएँ या एक सरकारी नौकरी ना पाएँ, तो वो अपने आप को निराश महसूस करते हैं। और कई दफ़ा तो मैंने कोटा वगैरह के जो इंजीनियरिंग कॉलेज है और वहाँ पे जो क्लासेस चलती हैं, वहाँ के बच्चों से बात की, देखा तो वहाँ उन्होंने बताया कि हमारे कुछ साथियों ने आत्महत्या भी कर ली इस बात पर कि साहब हमारा अच्छी जगह सिलेक्शन नहीं हो पाया, हम अच्छे नंबर नहीं ला पाए, हमारा अच्छा कोई प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा। तो इस संबंध में मैंने ये विचार किया कि क्यों ना हम ऐसे लोगों से बात करें, ऐसे लोगों का मार्गदर्शन आपको दें, ऐसे लोग आपको प्रेरणा दें मेरे इस चैनल के माध्यम से, जिन्होंने अपने जीवन में एक आम आदमी से खास आदमी तक का सफ़र तय किया है। तो ऐसे तमाम लोग हैं हमारे पास जो आपको अपने जीवन से प्रेरणा देंगे, अपने संघर्षों को बताएंगे, अपने जीवन में जो उन्होंने कामयाबी हासिल की, जब वो यहाँ तक पहुँचे तो उनको कितनी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, वो सब आपको बताएंगे। तो इस क्रम में हमारे पास अच्छे समाज सेवी होंगे, अच्छे आईएएस अफसर, अच्छे आईपीएस अफसर, अच्छे पीसीएस अफसर, तमाम दर्जे के अधिकारी होंगे, पत्रकार होंगे, वकील होंगे। हर अपने क्षेत्र में कामयाब आदमी हमारे साथ इस वीडियो में, इस चैनल के माध्यम से आपके साथ रहेंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे। तो इसी सिलसिले में आज हम एटा के एक बड़े समाज सेवी, जो यहाँ के मैं समझता हूँ कि शायद एक सच्चे समाज सेवी हैं, जिनको मैं भी क्योंकि मूल रूप से एटा का ही हूँ और मैं इनको काफ़ी समय से जानता हूँ। और मैं ये भी देखता आया हूँ कि चाहे शासन से भिड़ने की बात हो, प्रशासन से भिड़ने की बात हो, आम लोगों से भिड़ने की बात हो, आप एटा के हित के लिए हमेशा भिड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए तैयार रहते हैं। और जब भी कोई मंच मिलता है किसी न्यूज़ चैनल के माध्यम से, किसी डिबेट के माध्यम से, कहीं भी, तो आप अपने एटा का पक्ष हमेशा अच्छे से रखते हैं और एटा को आगे ले जाना आपका प्रथम सपना है। और मैं महसूस भी करता रहा हूँ और मैंने भी यही सोचा था कि ऐसे इंटरव्यू करने के लिए बहुत से लोग हमको मिल सकते हैं, पर हम इंटरव्यू उन्हीं का करें जिससे हमको प्रेरणा मिले। आज मैं आपको हमारे एटा की शान भाई श्री मेधावी शास्त्री जी, जो प्रमुख समाज सेवी हैं यहाँ के और पूर्व में नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ चुके हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, नौजवान दिलों की शान है, धड़कन है, बहुत अच्छे काम करते हैं। और आप अगर उनकी कभी फैन फॉलोइंग देखेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि 16 साल से 60 साल तक के आपके फैन हैं एटा में और पूरे देश में और पूरे प्रदेश में। तो आज मैं शास्त्री जी के साथ हूँ एटा के उस रेलवे स्टेशन पर भी, जो पिछले लगभग 70 वर्षों से विकास की दौर को तरस रहा है कि कब मेरा विकास और मैं कब कासन जी, अलीगढ़, आगरा से जुड़ूँ। खैर, हम सकारात्मक बात करेंगे, प्रेरणा देंगे। तो शास्त्री जी नमस्कार। नमस्ते भाई, कैसे हैं आप? मैं बहुत आनंद में हूँ और मैं आपको कई वर्षों से देख रहा हूँ, चाहे सामाजिक सक्रियता की बात हो, कभी कभी राजनीति में आपकी निष्ठाएँ रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उस सबके इतर अब इस बार आपने जिस यात्रा पर निकलने की कोशिश की है या जिस रास्ते को अख्तियार किया है, मुझे लगता है ये आपके जीवन में स्वयं भी बहुत सकारात्मक रहेगा, सुखद रहेगा। और अगर इसके माध्यम से आप किसी भी एक व्यक्ति के जीवन में, जिसके जीवन में निराशा या अंधकार है, वहाँ अगर कोई आप प्रकाश कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि ये जीवन का सबसे क्रांतिकारी क्षण आपकी दृष्टि से भी हो। और मुझे मालूम है कि आप बहुत उत्सुक और बहुत बेचैन व्यक्ति हैं, कुछ न कुछ करने की आपके अंदर एक ललक है। और मुझे लगता है इस बार का जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत ही प्रभावी है और ये आपको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित करता है और हमें प्रेरित करता है। तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आपने अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत में मुझे इस योग्य समझा कि मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर सकूं, आपके साथ बैठ सकूं। शास्त्री जी, मेरा पहला आपसे सवाल ये है कि आप अपने बारे में बताइए कि आप कौन हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप एटा कब आए, आपने शिक्षा कहाँ से हासिल की, जिससे हम अपने दर्शकों को, अपने युवाओं को प्रेरणा दे सकें। जैसे आपने नाम तो बता दिया, मेरा मेधावी शास्त्री मेरा नाम है और मेरा जन्म यहीं एटा में हुआ है।
मेरे पिता आर्ष गुरुकुल जो एक संस्था है जो वैदिक रूप से सांस्कृतिक रूप से हमारी जो पूरी की पूरी प्राचीन धरोहर है उसको आज भी जीवित रखने का एक छोटा सा प्रयास है। बहुत पुरानी संस्था है, बहुत बड़े बड़े विद्वान इस संस्था में दिए, उसे वो संचालित करते हैं और उन्हीं के कारण हमें भी वहाँ रहने का सौभाग्य मिलता है। बहुत दिव्य जगह है, दिव्य माहौल है और चूँकि पारिवारिक पृष्ठभूमि थोड़ी सी आध्यात्म से सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ी रही है और चूँकि मेरे पिता का पूरा जीवन उस तरफ समर्पित रहा है तो मुझे लगता है कि कुछ भी जीवन में, कुछ मेरे जीवन में कुछ सकारात्मक, कुछ अच्छा है जो आपको यदि अच्छा लगता हो तो शायद वो मेरे पिता की तपस्या है। मैंने अभी ऐसा कुछ अर्जित नहीं किया है जिसके विषय में बहुत बात करूँ, लेकिन हाँ, ईश्वर ने मुझे जहाँ जन्म दिया जैसे माता पिता की, शायद वो मेरे लिए बहुत बड़ी पूंजी है। उसी की वजह से मैं कुछ सीख पाया या कुछ होने की प्रक्रिया में। शास्त्री जी, ये विचार आपके दिमाग में कैसे आया कि आप समाज सेवा के क्षेत्र में उतरेंगे, आप बेटा का कुछ कल्याण करना चाहते हैं, आप चाहती हैं कुछ बदलाव हो? मतलब ये कैसे आपके दिमाग में ये आइडिया आया कैसे? क्या आपने सोचा है? आपने कभी भी देखा होगा कि जब कुम्हार घड़ा बनाता है तो उस घड़े की जो गति है ना वो संग्रह की है, चाहे पानी की है या कोई भी उपयोगी चीज़ है वो उसे संग्रहित करता है। तो उसका जो आकार है, जिस तरह से वो बना है, उसमें ना किसी चीज़ को रखा ही जा सकता है, उसको संग्रहित किया जा सकता है। तो हमारे जो बनाने वाले हैं, मैंने बताया ना, हमारे जो माता पिता हैं, मैंने अपने पिता को पूरे जीवन में कभी भी अपने लिए जीवन को जीते नहीं देखा। तो हमेशा देखता था कि वो दूसरों के लिए समर्पित हैं, दूसरों के प्रति उनके मन में बहुत ज़्यादा दया है, करुणा है, प्रेम है। तो और मेरी माताजी भी, वो पिताजी से भी 2 कदम आगे हैं। उन्होंने हमारे लिए, हमारे पिताजी के लिए, हम सबके जीवन में कोई भी ऐसा क्षण ना रहे जिससे कि हमें ऐसा लगे कि हम अपने पूरे जीवन को 100% नहीं दे पा रहे किसी काम को। तो आप ये सोचिए कि वो इतनी तपस्वी हैं कि वो गाँव भी देखती हैं, अब अवस्था ज़्यादा हो गई है तो यहाँ भी आने लगी हैं, लेकिन पिताजी के लिए और हम सब के लिए आप सोचो लगभग एकाकी जीवन उन्होंने जिया, बहुत गाँव में रही। आज भी हम बहुत हट करके, चूँकि अवस्था ऐसी हो गई है, उतनी समर्थ नहीं है, तो बहुत जिद करते हैं तब वो हमारे पास आती है, नहीं तो आज भी उनका वही लक्ष्य है। शास्त्री जी, अब तक आपने एटा में सुधार के लिए अपने सामूहिक जीवन में ऐसे क्या काम किए जिससे हम अपने युवाओं को, दर्शकों को प्रेरणा दे सकें? एक तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि मुझे जो सबसे ज़्यादा चीज़ें परेशान करती हैं वो अपने विषय में बात करना। मुझे लगता है ये आत्ममुग्धता का चरम है कि हम कुछ अपने विषय में बताएं, लेकिन चूंकि आपका कार्यक्रम, हाँ, चूंकि आपका कार्यक्रम, बिल्कुल, चूंकि आप प्रेरणा कैसे लेंगे? शायद उस योग्य तो नहीं हो कि व्यक्ति मुझसे प्रेरणा ले सके, लेकिन ये है कि जब कहते हैं ना अपने विषय में बात करो तो वो सबसे ज़्यादा आत्ममुग्धता का विषय होता है। आप तो इंसान हैं और इतने योग्य व्यक्ति हैं, हम तो एक चींटी से ही प्रेरणा लेते हैं। बिल्कुल। तो आप तो एक पुरुष है और इतने काम कर रहे हैं, तो आपको प्रेरणा देनी और हम सबको लेनी है। और हमारे सभी साथी जो आपको आज देखेंगे, सुनेंगे, तो वो चाहते हैं कि वो आपके जीवन से कुछ सीखें, क्योंकि आप भी वही 2 हाथ पैर लेके आए हैं, आपका वो एक मस्तिष्क है, वही नाक आँख है, तो आप कुछ अलग कर पा रहे हैं। और हमारी समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल अवसाद में चले गए हैं, जिन्हें जीवनों को समझ में नहीं आता। तो आप कुछ ऐसी झलकियाँ बताइए जीवन की। जैसे आपने कहा ना, सबसे महत्वपूर्ण बात है हम अगर अवसाद को बाद में केंद्रित रखें, और उस बीच में मैं भी कुछ अपने विषय में बताता रहूँ। जब कुछ भी पालने की सनक हो व्यक्ति में और सबसे आगे रहने का जो पागलपन होता है, इस दौड़ में हम पता नहीं लगता कि कब हम मानसिक रूप से बीमारियों का संग्रही हो जाते हैं। होता है ना, हर व्यक्ति को लगता है कि मैं सब कुछ पालूं, और हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि वो सबसे आगे रहे। ये सनक और ये पागलपन में कब हम मानसिक रूप से विकृत हो जाते हैं, इसकी एक मैं आपको उदाहरण देके बताऊं। एक हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, तो उन्होंने अपने जीवन में आर्थिक उन्नति की, मतलब वो जहाँ थे वहाँ से ऊपर गए। लेकिन अब मैं कुछ दिनों से देखता हूँ कि वो जब भी मिलते हैं, किसी से भी मिलते हैं, तो हमेशा वो अपने विषय में कि मैंने ये पा लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने ये घर ले लिए, मैंने ये कर लिया, मैंने ये यहाँ ज़मीन ले ली, वहाँ बना लिया। मैंने देखा कि वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के पास भी बैठता है, उसके पास इन बातों के सिवा कोई बात नहीं है। और एक दिन मैं पढ़ रहा था, एक साइकाइट्रिस्ट थे, एक मनोचिकित्सक थे, उनका ये कहना था कि यदि कोई व्यक्ति सिर्फ अपने विषय में ही बात करता है तो ये भी एक मेंटल डिसऑर्डर है। उस व्यक्ति को नहीं पता है कि वो एक मानसिक बीमारी से ग्रसित हो गया है। मैंने बताया ना कि सब कुछ पा लेना, आप जीवन में सब कुछ नहीं पा सकते। मनुष्य होने का मतलब ये है कि हम इम्परफेक्ट हैं, हम संपूर्ण नहीं है, हम पूर्ण नहीं है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह जाएगी।
लेकिन सब कुछ पा लेने की समय और सबसे आगे रहने का जो ये पागलपन है ना, ये हमें बीमार करता चला। अब है क्या, ये प्रतिस्पर्धा बचपन से ही पैदा हो जाती है और उसका बोझ कहीं ना कहीं जो माता पिता है परिवार में, जो सबसे महत्वपूर्ण इकाई है समाज की, वो परिवार है। कोई भी संस्कार है वो परिवार से जन्म लेता है। बच्चा जैसे ही पैदा होता है उसके माता पिता के मन में एक महत्वाकांक्षा जन्म ले लेती है, जो पूरी उससे नहीं हुई वो उनका बोझ बच्चों पे डालना चाहते हैं। तो अब होता क्या है कि वहीं से उस बच्चे की क्या रुचि है, उसका क्या इंटरेस्ट है, वो किस तरफ जाना चाहता है, उसके पर उस पर थोप दिया गया कि तुम्हें जीवन में ये करना है। और मुझे लगता है कि जीवन का सबसे बड़ा आनंद इस बात में है कि हम वो काम करें जिसमें हमें सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। हम वो काम न करें जिसमें हमें खुशी नहीं मिल रही, लेकिन किसी मजबूरी बस हम करते हैं। ऐसे मेरा कहना मकसद ये है कि अगर हम एक काम में असफल हो गए तो क्या हम जीना छोड़ दें। जैसे कि अगर एक विद्यार्थी सरकारी नौकरी की तैयारी करता है और दुर्भाग्य से उसकी सरकारी नौकरी नहीं लग पाती किसी कारण हो सकता, तो क्या वो आत्महत्या कर ले? ये ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अपनी इस परिचर्चा का शायद यही है कि क्या जीवन में किसी एक असफलता के बाद जीवन समाप्त हो जाए? ये जो इतना हल्का है कि एक नौकरी बड़ी है और एक जो नई पीढ़ी है ना, मैं उसे ही बताना चाहता हूँ कि जीवन मल्टी डायमेंशनल तरीके से बहुआयाम में हम कैसे जीते हैं। आप हमारे जितने भी, जिन्हें हम देवता कहते हैं, पूज्य कहते हैं, जिनके प्रति हमारी अगाध श्रद्धा है, चाहे कृष्ण है, राम है, बुद्ध है, कबीर है, नानक है, मोहम्मद साहब है, आप सब इन सबके जीवन को जब यदि आप देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये बहुत कमाल का कोई भी इनमें स्कॉलर नहीं था। मतलब कोई भी अपने जीवन में ऐसा नहीं था कि जब वो विद्यार्थी काल में था और वो अपने यहाँ उस समय का टॉपर रहा, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जीवन के हर आयाम को छुआ। उन्होंने किसी भी डायमेंशन को ऐसा नहीं कि टच न किया। जब हम बहुआयामी होते हैं तो किसी एक आयाम में फेल हो भी जाते हैं, तो चूंकि हमने अपने को कई हिस्सों में लगा रखा है। तो मैंने आपको बताया ना, परिवार जब थोप देता है, परिवार चाहता है कि मेरा बच्चा टॉप करे, वो कॉन्वेंट का टॉपर बने, रामाल भारती का टॉपर बने, सरस्वती विद्या मंदिर का टॉपर बने। बस यहाँ से उसके जीवन में उसे लगता है मेरा जन्म इसलिए हुआ है कि मुझे सिर्फ टॉपर बनना है। अब जब जीवन की दिशा माता पिता ने सिर्फ एक दी और उसमें जब असफल हो जाएगा तो माता पिता को भी लगेगा कि भाई हमारा जीवन भी समाप्त हो गया, क्योंकि ये तो कुछ करने योग्य बचा नहीं। और जो बालक है उस पर इतना दबाव आ जाएगा क्योंकि उसको तो सिर्फ ये बताया गया था कि उसको तो टॉप करना और एक नौकरी लेनी है, नहीं, क्योंकि उसकी परवरिश में भी दोष है। मतलब मैंने आपसे क्या कहा, हमने मैं शास्त्री कहना ये चाहता हूँ कि अगर एक सरकारी नौकरी ना लगे, एक अच्छी मतलब धनाढ़ व्यक्ति ना हो पाए, तो क्या जीवन में रास्ते बंद हो जाते हैं? क्या आप अच्छे पत्रकार नहीं बन सकते थे? क्या आप अच्छे साहित्यकार नहीं बन सकते थे? क्या आप अच्छे वकील नहीं बन सकते थे? या आपकी तरह एक अच्छे समाज सेवी नहीं बन सकते थे? आप अच्छे लेखक बन सकते थे, आप अच्छे खिलाड़ी बन सकते नहीं। तो आप उन परिवारों के लिए, उन छात्रों के लिए, उन बच्चों के लिए ये कहना चाहेंगे ना कि हम इससे भी आगे, हमारे पास बहुत कुछ। मैंने क्या कहा कि शिक्षा और ज्ञान बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे जरूरी है जीवन को उसकी संपूर्णता में जब तक हम नहीं जिए। जब हम छोटे थे तब हम अपना ज़्यादातर समय खेल को देते थे, चाहे वो क्रिकेट था, बैडमिंटन था, कबड्डी था। उसमें क्या होता है, उसमें जो हार होती है ना वो सिर्फ एक मैच की होती है। आदमी को लगता है अगला मैच मैं जीत सकता हूँ। तो बात क्या होती है, यदि आप जीवन को इस तरीके से लोगे कि कोई बात नहीं, एक क्लास थी, इस बार मैं अच्छा नहीं लाया पाया तो मैं अच्छी अगली बार प्रयास करूँगा। और परिवार का उत्तरदायित्व है कि उस बच्चे को प्रेशर भी, दबाव भी नहीं देना कि चलो कोई नहीं, तुम अगली बार आप कोशिश करना। लेकिन देखो, जीवन में अनुशासन तो सबके होना चाहिए, चाहे वो छोटा बच्चा है, चाहे बड़ा बच्चा है, चाहे हमारे माता पिता हैं, चाहे हम हैं। यदि जीवन में डिसिप्लिन नहीं है, जीवन में अनुशासन नहीं है, तब आप ये समझ लेना कि एक निर्द्वंद निर्विचार जीवन होता है, उसका भी मुझे लगता है कि वो भी किसी आयाम तक नहीं पहुंच सकता, किसी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। तो जीवन का एक लक्ष्य, अगर मैं समाप्त करता हूँ, जीवन का एक लक्ष्य, यदि आप एक बार फेल हो जाते, एक अदद नौकरी नहीं लेते, तो वहाँ से बहुत सारे रास्ते खुलते हैं। क्योंकि जब आप एक नौकरी करते हैं तब आप सिर्फ एक विभाग के या कुछ अधिकारियों के लिए अपना जीवन समाप्त कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम समाज के लिए या किसी बड़े प्रशिक्षण में जाते हैं, बड़े काम की तरफ जाते हैं, तब हम समाज को अपना ज़्यादा दे सकते हैं, समाज के ज़्यादा लोगों के जीवन को हम प्रभावित कर सकते हैं। जैसे एक समाज सेवी का जीवन है, एक लेखक का जीवन है, एक पत्रकार का जीवन है। ये वो जीवन है जो समाज के बहुत लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकता है अपनी शैली से। एक आईएएस अधिकारी है, वो अपने सचिव, मतलब सबसे बड़ी नौकरी आईएएस की है। आप ये सोचिए कि जो जनप्रतिनिधि है वो उनके दबाव में काम करता है, जो उसके ऊपर उसके जो अधिकारी हैं, जो सचिव है, मुख्य सचिव है, प्रमुख सचिव है, वो उनके दबाव में काम करता है और उसके पूरे जीवन की योग्यता और ऊर्जा वहीं समाप्त हो जाती है सिर्फ एक जिले को देखने में। जबकि वो
इतना योग्य व्यक्ति है कि यदि वो अपने को समाज में समर्पित कर देता तो शायद कोई बड़ी क्रांति या बड़ा बदलाव हो सकता है। अच्छा शास्त्री, ये आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया और सभी लोगों ने सुना इसको। और शास्त्री जी का कहने का बहुत मोटा सा एक मकसद यही था कि भाई एक नौकरी या एक परीक्षा पास ना करने से जीवन समाप्त नहीं होता, बहुत कुछ करने को है। और जब आप एक जगह संकुचित हो जाते हैं, एक जगह आप एडजस्ट हो जाते हैं, तो आप बहुत कुछ देने से वंचित रह जाते हैं समाज। बिल्कुल, यही है ना। तो शास्त्री जी, मैं इसके बाद एक प्रश्न और पूछूंगा कि जैसे समाज सेवी एक होता है ना, और समाज सेवी से सभी अपेक्षा करती हैं कि वो हमारे लिए काम करे, हमारी समस्याओं को उठाए। तो मैं शास्त्री आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या समाज सेवी की ही जिम्मेदारी है? क्या समाज की जिम्मेदारी नहीं है किसी मुद्दे पे बोलने की, या कोई घटना घटित हो रही है तो उस पर अपने विचार रखने की, अपने जनप्रतिनिधियों से मिलकर उसकी शिकायत करने की, अधिकारियों से मिलने की? क्या हर काम की जिम्मेदारी मेरा और शास्त्री की है, आम आदमी की नहीं है? एक तो मैं आपको बता दूं कि कुछ शब्द बहुत बड़े होते हैं और हम बहुत थोड़े प्रयास में लोगों के ऊपर वो थोप देते हैं। आपने कभी भी देखा होगा कि अभी हमने जीवन को जितना जिया है, मुझे ऐसा लगता है कि समाज सेवी बनने के प्रोसेस में मैं 1% भी आगे नहीं बढ़ा हूँ, लेकिन लोग जैसे आप या कोई भी मुझे जब समाज सेवी नहीं, आप काम कर रहे हैं ना, ये इतना बड़ा नहीं, ये इतना बड़ा शब्द है और ये इतना बड़ा उत्तरदायित्व है अमित जी कि जब हम समाज सेवी हो जाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि समाज की हर विकृति, समाज की हर बुराई, समाज में जितनी भी परंपराएं जो सड़ी गली हैं, जिनको नहीं होना चाहिए, उस व्यक्ति को 100% बिना किसी स्वार्थ के समाज को देना चाहिए। वो व्यक्ति समाज सेवी हो सकता है क्योंकि उसने अपने को समाज की सेवा में समर्पित कर दिया है, परिवार और उत्तरदायित्व को पीछे छोड़ दिया। अब जैसे आपने कहा कि हर व्यक्ति तो एक है। अच्छा, जो लोग ये अपेक्षा रखते हैं कि यही एक व्यक्ति सारे काम करेगा, मुझे लगता है कि समस्या उस तरफ है, इस तरफ नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति काम कर रहा है समाज के लिए, ये उसके लिए समस्या नहीं है। उसे तो जो समाज में कमियां दिख रही हैं, जैसे आजकल आप पशुओं के लिए काम कर रहे हैं, आपको लगता है कि उनकी स्थिति बेहतर होनी चाहिए, आप अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। अब दूसरा व्यक्ति को लगता है कि नहीं, चिड़ियों के विषय में भी अमित जी को बात करनी चाहिए, पेड़ पौधों के विषय में बात करनी चाहिए, शराब की विकृति के बारे में बात करनी चाहिए, दहेज की विकृति के में बात करनी चाहिए। तो बात क्या है कि जब आप चाहते हो कि समाज में ये सारी बात कोई दूसरा करे, इसका मतलब आप उन जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहते हो और आप अपने हिस्से का काम, आप अपने हिस्से की काम चोरी कर रहे हैं। मुझे लगता है कहने का उनका शास्त्री ये था कि जैसे एक व्यवस्था जो अच्छी है या खराब, और उस व्यवस्था को जो खराब है उसको अच्छी बनाने में क्या एक आदमी सब कुछ कर सकता है? संभव नहीं। हम सबको मिलना होगा। दूसरा ये क्या है, समाज में कोई भी व्यक्ति, मैंने कहा, परफेक्ट हो नहीं सकता। यही मनुष्य का विषय है। कुछ कमियां हैं तो ये बात है कि हाँ, मैं और आप मनुष्य हैं, गलतियां हमारा मूल स्वभाव है ना। अब हम आप ये सोचें कि एक व्यक्ति समाज का सारा काम कर देगा या सारा उत्तरदायित्व उसी के पास नहीं हो, तो फिर मुझे लगता है इतनी बड़ी आबादी है, इतने बड़े एक क्षेत्रफल है, इसमें जो दूसरे लोग रहते हैं उनका क्या उत्तरदायित्व? और समाज में सबसे ज्यादा अगर समाज के लिए कोई बोझ व्यक्ति है तो वो लोग हैं जिनको ये बताया कि समस्या ये है, लेकिन वो चाहते हैं कि वो दूर अमित जी करें। बात क्या है, यदि समस्या मुझे पता लगी, उस समस्या के लिए मुझे लड़ना है और हमें सीखना है, प्रोसेस में रहना है कि हम किसी से बेहतर सीखते रहे इस विषय में। जब मान के चलिए पर्यावरण एक बहुत बड़ा विषय है, जलवायु परिवर्तन बहुत बड़ा विषय है, मुझे लगता है कि ये विषय है तो मैं ये अपेक्षा क्यों करता हूँ अमित जी ही करें। अमित जी पशुओं के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप जलवायु के विषय में कोई काम कर सकते हैं तो वो आपको करना है। ये एक तरह की बीमारी है जिसमें हम अपनी उत्तरदायित्व जिम्मेदारी दूसरे पर थोपना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि समाज के ऐसे व्यक्तियों के प्रति हमें कोई उत्तरदायित्व नहीं रखना चाहिए और न उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति कामचोर होते हैं और ये स्वस्वार्थ में लगे होते हैं। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जो पशु है, पेट तो वो भी भर लेता है, पानी वो भी पी लेता है, अपने बच्चों को खिला पिला वो भी देता है। अगर आप सिर्फ इतना करते हैं तब आप उस श्रेणी में आते हैं। अब आपको तय करना है आपको इंसान बनना है, मनुष्य बनना है या उस श्रेणी में। अच्छा शास्त्री, मैं बात पूछना चाहता हूँ कि जैसे जो हमारे देश का युवा है, हमारे शहर का युवा है, तो जो ऊर्जा है तो वो अपने जनपद के हित में, अपने प्रदेश के हित में, अपने राज्य राष्ट्र के हित में कैसे वो लगाएं? क्योंकि युवाओं में शक्ति तो असीमित है। जैसे हनुमान जी को असीमित शक्ति प्राप्त थी, पर वो कहते कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ। तो आप उन्हें जामवंत जी की तरह याद दिलाना चाहेंगे कि आपने क्या शक्तियाँ हैं और आप अपने देश का क्या बना रहा है कि जब कुम्हार कोई बर्तन होता है, मिट्टी पड़ी होती है, उसे आकार दिया जाता है। बच्चा जब पैदा होता है परिवार में होता है, परिवार के संस्कारों से आकार लेता है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें जीवन में है, युवाओं के लिए मैं कहना चाहता हूँ, यदि आप जीवन में शिक्षा नहीं लेंगे,
बिना शिक्षा के आप बिल्कुल वैसे हैं जैसे मैंने आपको बताया कि पशु के पास और हमारे पास क्या अंतर है। हम ज्ञान और शिक्षा के माध्यम से अपने को परिष्कृत कर सकते हैं और समाज की विकृति बुराइयों के खिलाफ खुद खड़े हो सकते हैं, लेकिन पशु के पास ये ईश्वर में गुण नहीं है। तो सबसे पहले हमें शिक्षा लेनी है, और शिक्षा सिर्फ ये नहीं कि हमें किताबी शिक्षा के वही क्लास के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन लानी है। हमें हर उस पुस्तक को, हर उस किताब, हर आइडियोलॉजी, हर विचारधारा को पढ़ना है और अपने स्वविवेक से ये निश्चित करना है कि इसमें कौन सी विचारधारा है और क्या रास्ता अच्छा है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है स्वास्थ्य। यदि आपका स्वास्थ्य बेहतर नहीं है, मुझे लगता है आपके पास जीवन में सब कुछ है लेकिन आप अस्वस्थ हैं, आप थोड़े 2 दिन के लिए जब बीमार पड़ते हैं, अब पिछले दिनों आप भी अस्वस्थ थे, मैं भी अस्वस्थ था, तो ऐसा लगता है कि जीवन से सब कुछ छिन गया। एक स्वस्थ व्यक्ति, एक शिक्षित व्यक्ति ही इस स्थिति में होता है कि वो समाज को कुछ दे सके। स्वच्छ होगा, स्वस्थ होगा, उसके बाद जो उसकी ऊर्जा है तब वो सकारात्मक दिशा में जा सकती है। और कभी भी किसी को बैरियर मत लगाओ कि आप सिर्फ इस विचारधारा को या इस आइडियोलॉजी को या सिर्फ इन पुस्तकों के बीच में रहो, उससे स्वतंत्र छोड़ दो। ज्ञान को जितना अर्जित कर सकता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं बच्चे जब इसको लेंगे। और स्वास्थ्य के कई आयाम हैं, जैसे हम खेल कूद करके ले सकते हैं। मैंने आपको बताया जब हम छोटे थे तो हम बहुत खेलते थे। आज के बच्चे मोबाइलों में व्यस्त रहते हैं। उस मोबाइल ने क्या किया है, एक तो उनके सुनने की क्षमता, कानों में हमेशा ईयरफोन लगाए रहेंगे, हमेशा मोबाइल में व्यस्त रहेंगे। तो होता क्या है कि जब हम किसी में व्यस्त रहते हैं तो हम कुछ नया नहीं सोच पाते, हम अपने को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, हम अपने को बांध लेते हैं। तो आप खूब खेलो, खूब पढ़ो और जीवन में हमेशा वो काम करो जिसमें तुम्हारी खुशी छुटे, और परिवार को भी बता दो कि मैं जब ये काम करूँगा तब मैं इसमें 100% दे सकता हूँ और उसमें आपका भी कल्याण है, मेरा, ये काम बेहतर कर सकता हूँ। यही काम। हाँ बिल्कुल, हमें वही काम करना है। पूछना चाहता हूँ एक सेकंड आपसे, महिलाओं में भी चर्चा भी अंतिम दौर में कि आपने जब ये संघर्ष की, आप जिला प्रशासन के खिलाफ धरने पर बैठे, आपने तमाम मुद्दे उठाए, तो आप आज देखते होंगे कि जब छोटी सी कोई तकलीफ आती है, कोई बैरियर लग जाता है किसी छात्र के जीवन में, किसी आम आदमी को, तो थोड़ा जाता है। आपने तो बड़े बड़े संघर्ष किए, आप जिला प्रशासन के खिलाफ कोविड का वो पालन करते हुए आप धरने पर बैठे रहे थे, वो मेंटेनेंस चालू कराने के लिए मुझे पूरी आती याद है। आपकी रेलवे के विस्तार के लिए कई बार हत्या हो चुकी है, हो चुकी है, तो आपको डर नहीं लगता? एक तो जब आप सच के साथ खड़े हो, हम कोई ऐसी मांग उठा रहे होते हैं जिसमें सबका हित छुपा होता है, लेकिन हमारा नहीं, वो सामना तो आप ही कर रहे हो ना। नहीं, ऐसे सबका छुपा है। हाँ बिल्कुल, मैं सामना कर रहा हूँ क्योंकि हमें पता है कि हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं ये रास्ता सच की तरफ ले जाता है, और ये मूल हमारे जो मौलिक अधिकार है, जो हमें इस देश का संविधान भी देता है, ये उनको पाना भी है। दूसरा, हम किस नियत के साथ जाते हैं। जब हम किसी महत्वाकांक्षा के साथ, किसी स्वार्थ के साथ किसी में जाते हैं तो हम उसे 100% नहीं दे सकते, और फिर हमारे जीवन में डर भी होता है कि ऐसा हो गया तो वैसा होगा, वैसा हो गया। वो स्थिति ऐसी थी यदि हम वेंटिलेटर के लिए नहीं बैठते तो ऑक्सीजन के अभाव में हमारी मौत हो जानी थी। तो एक ये था कि या हम ऐसे ही जीवन को समाप्त कर दें, या फिर संघर्ष करते हुए यदि वेंटिलेटर वापस आ जाते हैं और हमें ऑक्सीजन हमारे लोगों को मिल नहीं सकती, शायद बहुत से लोगों का जीवन बच जाए। अरे शास्त्री जी, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हर आदमी जब समाज क्षेत्र में आता है या सामूहिक जीवन जीता है तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है। हो सकता है आपका भी कोई लक्ष्य हो भविष्य के लिए, और हर समाज सेवी का भी एक लक्ष्य होता है। तो हो सकता है कि आप नगर पालिका परिषद का चुनाव लड़े थे और भविष्य में भी आते थे, तो मैं केवल ये कहना चाहता हूँ क्या अंत समय में चुनाव में उतर आना, नामांकन पर भर देना और किसी पार्टी से जीत जाना ही बहुत है, या आपकी तरह समाज में लगातार काम करते रहना चाहिए? आप जीवन के किसी भी काम को कर रहे हो, चाहे राजनीति कर रहे हो, चाहे पढ़ रहे हो, चाहे नौकरी कर रहे हो, यदि आप में दूसरे व्यक्तियों की पीड़ा और वेदना देख के आपको पीड़ा और दर्द होता है, उसकी पीड़ा दर्द को दूर करने की इच्छा जागृत होती है ना, तब आप उस समय हर समय समाज सेवा कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप राजनीति में जाएंगे तो आप वहाँ समाज सेवा नहीं कर सकते। हम राजनीति में जाके भी आपको जिन लोगों ने प्रतिनिधित्व दिया है, यदि उन लोगों के जीवन की समस्याओं को आप दूर करने में अपने जीवन को खपा देते हैं, तब आप राजनीति नहीं कर रहे होते हैं। वो यद्यपि है वो राजनीति, लेकिन मूलतः वो समाज सेवा है। और देखिए, जो ऐसे मौसमी पौधे हैं, ये जो उगाते हैं ना, आपको पता है जैसे बारिश होती है तो उसमें बहुत सारा ऐसे छोटे छोटे पौधे जो जिनकी कोई अस्तित्व नहीं होता है, वो उगते हैं और जैसे ही बारिश समाप्त हो जाती है अपने आप उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो मौसमी पौधे या किसी पार्टी विशेष पर आश्रित होकर एकदम से उग आते हैं ना, समाज भी उनको देख रहा होता है कि इनकी समाज में क्या सक्रियता है, क्या योग, मतलब क्या इनका समर्पण है। तो मुझे लगता है
लगता है कि ऐसे लोगों के विषय में बहुत बात करने की आवश्यकता नहीं, बहुत चिंतित होने की, क्योंकि ये तो वही बात है कि इनको थोड़ा सा खाद पानी फ्री का मिलेगा तो ये उगेंगे, और जैसे ही नहीं मिलेगा वैसे ही सूख के समाप्त हो जाएगा। ऐसे जैसे चुनाव नज़दीक है तो जो हमारा युवा वोटर है तो वो क्या मानक रख कर वोट दे रहे हैं? देखो, मेरे जीवन का एकमात्र ये लक्ष्य है, ये उद्देश्य और हर युवा का होना चाहिए कि हम जिस जगह पैदा हुए, हम जिस जगह को बिलोंग करते हैं, जहाँ से हम जुड़े हैं, यदि हम अपने जीवन में उस जगह को कुछ बेहतर कर पाए पहले से, तो लगता है कि अपने जीवन की सार्थकता है। तो आप अपनी जगह को बेहतर कैसे कर पाएंगे? जब उस जगह के मुद्दों से आप जुड़े होंगे। अब जब इलेक्शन होगा तो आप अपने अपने विधायकों से ये पूछना, जो अभी 5 वर्ष थे या जिसको अब टिकट मिलेगा जो दूसरे दलों से लड़ेंगे, क्या इन 5 वर्षों में उन्होंने कभी एटा के रेल विस्तार की बात की? क्या उन्होंने कभी ये कोशिश की कि एटा का डिग्री कॉलेज, जिसमें सिर्फ आर्ट फैकल्टी है, के बाद साइंस फैकल्टी नहीं होनी चाहिए, इसलिए जिससे कि विज्ञान वर्ग के जो बच्चे हैं वो इनको इधर उधर ना भागना पड़े? आप उनसे ये पूछना कि जब एटा शहर में सीवर बिछ रही थी, उसमें पीला ईंट लग रही थी, उसके चैम्बरों को प्लास्टर नहीं किया जा रहा था और उन्हीं रोडों पे नहीं किया जा रहा था जिन रोडों से गुजर के हमारे जनप्रतिनिधि जाते हैं, तब वो चुप क्यों थे? क्या वो उस भ्रष्टाचार में लिप्त थे, संलिप्त थे? मूल बात यह है कि जिससे हमारे जीवन में बदलाव आ सकता है, यदि आप इन मुद्दों के साथ राजनीति में वोट करते हो, तब आप कुछ जिस जगह हो ना, जैसे आप एटा हो, अगर आप एटा से प्यार करते हो तो आपको एटा के बेहतर, जो एटा को बेहतर कर सके उन मुद्दों के साथ जाओ, और जब एटा बेहतर होगा तो आप तो स्वतः बेहतर हो जाएंगे। एटा की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अच्छी होगी। आप वो सही कह रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग तो मैं भी काफ़ी समय से देख रहा हूँ, मैं तो बचपन से देख रहा हूँ, तो ये अपना स्वास्थ्य जो जिला अस्पताल विभाग होता था, मेडिकल कॉलेज, वो एक रेफर केंद्र था, आप कहते हो और मैं महसूस करता था। तो जब हम देखते हैं, मैं किसी एक सरकार की बात नहीं करता, किसी एक जनता की, मैं तो 70 वर्ष की बात करता हूँ, आप भी 70 वर्ष की बात। तो अब आपका कहना मकसद सभी नहीं, आपके कहने का मकसद ये है कि बात आप ये कहना चाह रहे हैं युवाओं से कि भाई आप मुद्दों पर वोट करें, जो आपके मुद्दों को हल करें। हाँ, है ना, मुझे लगता है एटा को बेहतर बनाओगे तो आपका जीवन स्वतः बेहतर हो जाएगा। अब देखो, ये जो जाति है ना, ये जाति आप साथ लेके नहीं आए थे। आप जिस परिवार में पैदा हुए, उस परिवार की जो जाति थी वो आपकी जाति बन गई। इस जाति को अर्जित करने में आपका कोई परिश्रम, कोई पुरुषार्थ नहीं है, और आप पूरे जीवन पर्यंत इस जाति के लिए मर जाओ कि भाई मैं इस जाति का हूँ इसलिए इस पार्टी को वोट दूंगा, तो फिर जैसा एटा 70 वर्षों तक रहा है ऐसा ही और 70 वर्षों रहेगा। लेकिन ये एक जीवन आपने अपना खपा दिया, क्योंकि यहाँ कोई मौका अवसर नहीं था, वो आपको नहीं मिला, और उसके बाद आप इतना बड़ा अपराध करने जा रहे हैं कि आपके बच्चों का जीवन भी वैसा ही होगा। जो हमारे बच्चे हैं जब वो बड़े होंगे, तो मुझे लगता है कि जैसे मेरी बहुत श्रद्धा नहीं है अपने बुजुर्गों में, क्योंकि कभी उन्होंने संघर्ष नहीं किया, एटा को बदलने की कोशिश नहीं की, तो हम में भी हमारे बच्चों की श्रद्धा नहीं रहेगी। उनको भी लगेगा कि यार हमारे माता पिता ने किया क्या, इस जगह को इतना बुरा बना के। मतलब आप जब एटा को देखेंगे, उसके बाद मैनपुरी को देखना, फरुखाबाद को देखना, हाथरस को देखना, अलीगढ़ को देखना, आगरा को देखना, और मैं तो कहता हूँ कल मैंने कासगंज को देखना, हमसे हर दृष्टि में बेहतर है। अब हम यहाँ हैं और इस जगह को बेहतर करने के लिए ये आवाज भी नहीं उठाएंगे, तो और ऐसे ही 70 वर्ष हमारी प्रतीक्षा में कर रहे हैं, क्योंकि ये जो नेताजी निकल के आएंगे, इनको तो पता है कि फलानी जाति का वोट मुझको मिलना ही मिलना है, और आप इसी आधार पर वोट करते आए अपनी जीत का फॉर्मूला। मुझे ऐसा लगता है कि आप वोट चाहे बेशक अपनी जाति को देख के देख लेना, लेकिन जब ये आपके दरवाजे पर आए तो एक बार ये सवाल जरूर करना कि इन 70 वर्षों में आप विधायक रहे, आपके परिवार में लोग विधायक रहे, या जो दूसरा प्रत्याशी किसी पार्टी से आए, आप ये कहना कि कब आपने एटा के एक मुद्दे के लिए आवाज उठाई, जनप्रतिनिधि रहते, विधायक रहते, सांसद रहते, या जो होने वाले लोग हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपने और अपने परिवार का कल्याण करते हैं, और इनका जो टर्नओवर है 5 वर्षों में 50 गुना हो जाता है, और जो एटा की जनता है वो 50 वर्ष पीछे चली जाती है। वो तो ठीक है, वो है, पर आपका मतलब ये था कि हम मुद्दों पर बात करें, मुद्दों पर वोट दें। बिल्कुल बिल्कुल। अब आखिरी तौर में आप कोई संदेश देना चाहते हैं अपने युवाओं को, अपने शहरवासियों को, तो आप समाज से जुड़ने को आप दे सकते हैं, तो अपनी बात खत्म करते हैं। मैंने अपनी बात के बीच में भी कहा था, लेकिन उसको हाईलाइट करना चाहता हूँ। हम जिस जगह होते हैं, यदि आप अपने रहते अपने जीवन काल में उस जगह को बहुत बेहतर कर सकें, तब आपके होने का कोई औचित्य नहीं। तो जीवन में बहुत लोग आते हैं, चले जाते हैं, और उनके जाने के बाद लोग उन्हें याद नहीं करते। तो ऐसा प्रयास करो, जिस जगह हो, जिस मोहल्ले में हो, जिस शहर से, अगर वहाँ आपकी वजह से कुछ बदल जाएगा, तब आप ये समझिए कि वो आपके जीवन की सार्थकता है। यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर आप अपने जीवन को समाप्त करें। तो चलिए हंसते हम और आप बाहर जो हमारा तिरंगा झंडा लगाए वहाँ तक चलते हैं और उनको सलाम करके अपनी बात को खत्म करते हैं। और बहुत